नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा हम बिहार की करेंगे और नवादा की करेंगे। नवादा में जिस तरीके से दलित बस्ती में हिंसा की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, सब कुछ उजाड़ दिया गया। यह चिंता की बात है और जड़ में भूमि विवाद है, जड़ में कब्जे का विवाद है। और बिहार में जो बात कही जाती है कि जमीन को लेकर, और देखिए अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जब पहले खबरें आई और कहा गया कि दबंगों ने आग लगाई, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि दबंगों की जाति का मतलब बिहार में क्या होता है यह तो हम और आप समझते हैं। आमतौर पर समझ लिया जाता है कि सवर्णों ने, लेकिन यहां तो गंगा विपरीत धारा में बह चली। यहां दलित और दलित ही, या यूं कहें दलित और महादलित, और यही कारण है कि आग बढ़ती ही जा रही और एक नए प्रकार की हिंसा। और इसे हम भूमि सर्वे, लैंड सर्वे से बहुत दूर जाकर भी नहीं देख सकते हैं। यह सही है कि टाइटल सूट पहले से चला आ रहा, लेकिन लैंड सर्वे को लेकर अभी बिहार भर में जो चिंताएं, तो नवादा एक घटना घटी है। यदि हम व्यापक परिदृश्य में देखें और घटना के कारणों में जाएं, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कार्रवाई होगी, 15 लोग गिरफ्तार किए गए। और यदि हम खुले शब्दों में कहें तो यह पासवान बनाम मांझी का झगड़ा हो गया। मांझी उजाड़े गए और पासवान हमलावर बने। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी आमने सामने हैं। आज वहां आरजेडी का एक शिष्टमंडल भी गया था, जो जांच कमेटी है, और मुख्यमंत्री ने कहा कोई बख्शा नहीं जाएगा। 15 लोग जो गिरफ्तार हुए उनकी जाति भी स्पष्ट है। लेकिन हम लैंड सर्वे की बात कर रहे थे। इसने एक नए प्रकार के विवाद को जन्म दिया और यह विवाद बिहार के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें और आपको पता है कि जमीन का टाइटल सूट बिहार के न्यायालयों में, या यूं कहें कि देश की अदालतों में ही कितना लंबा समय लेता है। और जब लैंड सर्वे चल रहा है, जिस जमीन पर विवाद है, विवाद खड़ा किया गया है, या फिर यूं कहें कि जो कब्जाधारी लोग हैं, जिन्होंने यह समझ लिया है कि यह जमीन हमारी ही है, और अब लैंड सर्वे में दूसरे के नाम लिखा जाएगा या असली मालिक के नाम लिखा जाएगा, तो यह फसाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपने देखिए पिछली चर्चा में एक बात और कही थी कि भूमिहीनों को पर्चा, तो आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन पहले भी जो लोग बसाए गए हैं और जिन जमीनों पर बसाए गए हैं, उसे लेकर भी विवाद चलता रहा है। और बिहार का कोई हिस्सा नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जहां जमीन का विवाद न हो। और अब तो किस्म किस्म के दलाल पैदा हो गए हैं, जो पुराने पुराने दस्तावेज क्रिएट कर देते हैं। कैथी लिपि एक नई प्रकार की, पहले तो कैथी में ही सब कुछ लिखा जाता था, अब उसे पढ़ने वाले लोग बचे नहीं हैं। एक एक पन्ना पढ़ने के लिए 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, और उसके बाद भी सही पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। बहरहाल नवादा से चर्चा शुरू करें और आगे तक हम पहुंचे, क्योंकि बिहार की सियासत गर्म है और नीतीश कुमार सरकार की लैप से। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बोलने से रोका जा रहा है। वे खुद नहीं बोलते हैं, उनके अधिकारी प्राधिकारी जो हैं वह समझा रहे हैं कि यदि आप स्वयं बोलेंगे तो पता नहीं कुछ गलत बोल दें। इसलिए निर्देश जारी हो जाते हैं, लेकिन वे सामने नहीं आ सकते हैं। तो नवादा को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, और नवादा जैसी कोई और घटना न घट जाए, इसकी आशंका भी बनी हुई है। अजीत जी, देखिए, इस बात की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए है। जो 2-3 बातें आपने कही, जो पिछली चर्चा में हम लोगों के जिनका जिक्र आया था, उसमें एक बात ये थी कि नीतीश कुमार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि भूमिहीनों को बसाना है, उनके लिए 3 डिसमिल जमीन देना है और उनको बसाना है। और इसके जी लिए सरकार जमीन खोजती भी है, कहीं जमीन मिलता है उनको बसाती भी है। और इसकी भी कई शिकायतें आई कि जिन जमीन पर उनको बसाया गया था, जिस जमीन पर कई लोग वहां बसने नहीं देते हैं, उनके कच्चे मकान होते हैं, उनको उजाड़ दिया जाता है। बारिश या तूफान में उनका मकान खुद ब खुद उजड़ जाता है, गर्मियों में आग लग जाने से वो लोग बेघर हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं उनके साथ आती हैं।
तो ये जो जमीन सर्वे से हमने इसको इसलिए जोड़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार कुछ ऐसी जमीन अपने कब्जे में लेना चाह रही है जिनको वो भूमिहीनों को बांट सके, या जो सरकार के सामने हमेशा एक लैंड पूल का संकट होता है उसको दूर कर सके। अब इस जी नवादा की घटना में देखिए कि ये जो महादलित परिवार जिसका नाम ही माझी टोला है, तो नाम से ही पता चलता है कि माझी लोग वहां रहते हैं जो महादलित में आते हैं। उस और वो महादलितों और को ही दलित महादलित का वर्गीकरण भी नीतीश कुमार ने ही नीतीश किया है। कुमार ने किया था, और नीतीश कुमार ने जी करने के बाद ये जो भूमिहीनों को बसाने का उनका जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी महादलितों के लिए ही है बुनियादी रूप से। और ये इस बिल्कुल। जमीन के बारे में भी हमने जब पता किया, ये पता चला कि ये जो प्राण बिघा गांव कहते हैं उस गांव को छोड़िए, लेकिन माझी टोला है और वहां कोई 20 साल से लोग उस जमीन पर बसे हुए हैं जिन लोगों को उजाड़ा गया है, जिन लोगों के घरों में आग लगाई गई है। तो ये ऐसा लग रहा है कि सरकार की जमीन पर पहले से ये लोग बसे हुए हैं, ये सरकारी जमीन हो सकती है और उस जी जमीन पर अब लैंड माफिया कब्जा करना चाह रहा है। तो लैंड माफिया कौन है? जो आपने अभी कहा कि जो दबंग कौन है, लैंड माफिया कौन है? तो लैंड माफिया के तौर पर नाम आ रहा है नंदू पासवान का। अब हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाई नेम 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, नाम लेकर के बिल्कुल। नाम दर्ज किए गए हैं लोग, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सबके नाम है। तो अब ये जी खबर है कि माझी टोला में रहने वाले एक गौतम पासवान का एक नंदू पासवान के साथ जमीन पर विवाद चल रहा है। अब सोचिए, लोग कहते हैं कि माल मिर्जा का माल, और दूसरा आदमी कौन, होली बाल कहता मिर्जा, है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है अब जमीन है बिहार सरकार की, उस पर बसाए गए हैं महादलित, और जमीन पर कब्जे की का झगड़ा चल रहा है नंदू पासवान और गौतम पासवान का। और ये जो वहां के लोगों की जो हमने जो बाइट्स देखा वो तो बहुत हृदय विदारक है। आप मतलब कितनी तकलीफ होती है ऐसी तस्वीरें देख करके। आप सोच सकते हैं कि लोग उजड़ गए, रात को लोग उजड़ गए और वो कहाँ जाए जी उनका कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जान बचाई, उनके मवेशी जले, उनका घर जला, जो भी उनके पास है, नहीं जो कुछ है वो नथिंग है। लेकिन वो नथिंग जो है, बिल्कुल। उस नथिंग को भी बचाना उनके लिए मुश्किल है। उस नथिंग के साथ भी वो आराम से नहीं रह सकते हैं। तो वो बड़ी तकलीफदेह तस्वीरें हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि पिछले कुछ समय से नंदू पासवान वहां जमीन बेच रहे हैं और प्लॉट काट रहे हैं, उसकी दलाली हो रही है जमीन की, और उसी क्रम में इस जमीन पर भी सबकी नजर है। नजर इसलिए है क्योंकि अभी भूमि सर्वे चल रहा है, और यह है कि अभी अगर खाली करा देंगे, जैसे उसमें कहते हैं, बार बार मंत्री ने भी कहा कि जमीन जिसके कब्जे में है मान लिया जाएगा कि उसकी जमीन है। तो ऐसी जमीन बिल्कुल। जिसका दस्तावेज किसी के पास नहीं है, खतियान किसी के पास नहीं है, और किसी के अपने शेड्यूल पर चढ़ी हुई जमीन नहीं है अगर, तो उस जमीन पर तो जो रह रहा है उसका कब्जा माना ही जाएगा। तो ये उससे पहले खाली करा दिया जाए, ऐसी नौबत आए ये लोग जा करके और सर्वे में अपना नाम चढ़वाएं और इनके नाम से कोई जमीन का दस्तावेज बने, उसके पहले खाली करा दिया जाए। हड़बड़ी तो इसी बात की दिख रही है। जो लोग वहां जमीन का प्लॉट काट रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, उनको लगा कि ये जो महादलित परिवार है उसको अभी ही उजाड़ दो, फिर जमीन खाली होगी, फिर अपने बाबुओं के साथ सेटिंग करो, कर्मचारी के साथ सेटिंग करो, जमीन किसी के नाम से चढ़वाओ, फिर उसकी बिक्री कर दो। यही तो हो रहा है। ये तो बिहार में बहुत प्रचलित खेल है जो हो रहा है। तो इस खेल के लिए देखिए, जो मॉनिटरी गेन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, जमीन पर कब्जे के लिए जो दलाली कर रहे हैं लोग, उन लोगों ने महादलितों को उजाड़ दिया। अब ये एक इसका मामला एक जमीन के साथ जुड़ा, दूसरा जो मतलब सर्वे के साथ जुड़ा, जमीन सर्वे के लिए ही ये हो रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ, जो आपने कहा कि ऐसी जमीनों का क्या होगा, तो ये कोई ऐसी एक जगह की जमीन नहीं है, एक टोले की जमीन नहीं है। ये हर गांव में, हर टोले में ऐसी जमीन मिल जाएगी जिसको हम लोग यहाँ गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। तो गैर मजरूआ खास जितनी जमीनें हैं, उस जमीन पर तो लोगों ने कब्जा कर रखा है। 1 इंच जमीन तो खाली नहीं है, 1 इंच जमीन खाली नहीं है। दिल्ली में आपको खाली जमीन मिल जाएगी, लेकिन बिहार में तो 1 इंच खाली जमीन नहीं मिलेगी। तो उन जमीन पर, तमाम गैर मजरूआ आम जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो कब्जा छुड़ाने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि आप जमीन कैसे अपने नाम से चढ़वाएंगे? कब्जा तो आपके नाम से है, लेकिन पट्टा किसी भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है उस पर, या जो जमींदारियां हैं, जो राजघराने हैं, रियासतें हैं, उनके पास है। तो अब आपके ऊपर कैसे चढ़ेगा? आप कैसे उसका सर्वे में अपने नाम से करवाइएगा जमीन? तो ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी, अभी हर जगह होगी। लेकिन हम लोग अगर नवादा पर ही फोकस करें, तो ये देखिए, इसमें कई तरह के लैप्सेज आपको दिखाई देंगे सामने से। एक तो जमीन के, अगर कोई वहां इस तरह की जमीन बेच रहा है, तो क्या प्रशासन में किसी की नजर उसके ऊपर नहीं गई कि वो कोई आदमी इस तरह की जमीन बेच रहा है? जब आज एक घटना हो गई, जब उस दिन घटना के बाद लोगों ने बताया कि
नंदू पासवान जमीन बेच रहे हैं और भी दूसरे लोग जमीन बेच रहे हैं, तो चौकीदार की नजर, दफेदार की नजर, थाने की नजर, ब्लॉक की नहीं नजर, पूरी नजर दी गई इसके ऊपर। अजीत जी, चौकीदार, दफादार, थानेदार की जो आप बात कर रहे हैं, हकीकत ये है ना, हम और आप वाकिफ हैं, ये जितने लैंड ग्रैबर्स हैं या जमीन का जो धंधा करने वाले लोग हैं, सबसे पहले प्रशासनिक पैठ बनाते हैं, कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं, फिर थानों को मिलाते हैं, कोर्ट में जुगाड़ लगाते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि बिहार में जमीन का आप सौदा देखें, जो जमीन के धंधेबाज हैं, वो जमीन दूर से दिखाएंगे, कहेंगे कि इस जमीन की दो कीमतें हैं, एक यथास्थिति जैसे है वैसे ले लीजिए, कब्जा है तो खाली कराना आपका काम, वह इस रेट में मिलेगा, और यदि खाली करा कर देंगे तो रेट ये होगा, दोनों में आसमान जमीन का। फिर कागज में किस तरीके से 5 भाई की जमीन है, 3 भाई लिखने को तैयार है, 2 भाई लिखने को तैयार नहीं है, आप ले लीजिए, अंतिम में दोनों भाइयों को आना ही पड़ेगा, आप बाहुबली हैं, आप शक्तिशाली हैं। और देखिए, पुलिस में भी ऐसे ऐसे गिरोह पैदा हैं जिनकी आमदनी का और जिनकी कमाई की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे ड्यूटी भी बजाते हैं और साथ में जमीन कब्जे का गिरोह भी चलाते हैं। देखिए, हमको तो एक सज्जन है बिहार पटना के ही, उन्होंने बताया, नेता है, कि अगर जांच हो जाए सिर्फ पुलिस वालों की संपत्ति की, चुपचाप जांच कराई जाए और उनके तमाम रिश्तेदारों की जांच कराई जाए, तो जितने बड़े मकान जितनी जो दिखेंगे, या बिहार और आसपास में बनारस और झारखंड तक में जमीनें, कोठियां मिलेंगी, वो सब उनकी मिल जाएंगी। वो सब अगर पड़ताल की जाए तो सबकी पोल खुल जाए, सबने कितने पैसे कमाए हैं जमीन के धंधे में और शराब के धंधे में, इन दो धंधों में। खैर, वो ये तो एकदम से जब हैरानी हुई, जब ये खबर आई, हम लोगों ने जब दिल्ली में ये खबर देखी, तो उसमें कई तरह की खबरें आती हैं। आप जान रहे हैं कि इनिशियल जब खबर आती है, शुरुआती, तो हड़बड़ी में जो बताया जाता है रिपोर्टर उसको ब्रेक करता है। तो उसमें तो ये खबर आ रही थी कि पुलिस की वर्दी में लोग आकर के आग लगा रहे थे। तो अब पुलिस की वर्दी में कोई अपराधी लोग थे या सचमुच की पुलिस थी, कौन जानता है कि जो जमीन के दलाली करने वाले या जमीन कब्जा करने वालों ने सचमुच की पुलिस को ही फिट कर रखा हो कि कुछ आग हम लोग लगाएंगे, कुछ जाके तुम चला देना। तो ये वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट की लोगों ने कि पुलिस के लोग आए। पहले कहा गया कि कुछ लोग आए जिन लोगों ने गोलियां चलाई। अब ये जांच हो, जो उस जांच से पता चले कि हकीकत में क्या हुआ, लेकिन जो खबर आई कि गोलियां चलाई गई, उसके बाद 2 घरों में आग लगाई गई, फिर पुलिस के लोग आए शाम में 7 साढ़े 7 बजे और उन लोगों ने आग लगा दी और घरों में आग लगा दी। ये खबर आई वहां से बजाता, और हमने नहीं देखा है, अभी हमने खंडन नहीं देखा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए अजीत जी, जब खबर आई, पहले जब खबर आई कि दबंग, तो देखिए मैं इन दिनों खबरों के पीछे में नवादा गैंग की कहानियां सुना रहा था, और 90 और 2000 के दौर का, कि जो घटनाएं घटी, अखिलेश सिंह बनाम अशोक महतो, तो दबंग की छवि, दबंग की खबर जैसे ही आई, मुझे लगा कि क्या ये फिर दोनों आपस में टकराने लगे क्या। लेकिन जब परतें खुलती गई तो मालूम हुआ ये नंदू पासवान, घर उजाड़े जा रहे हैं, बस्तियां उजाड़ी जा रही है मांझी लोगों की। तो अब तो यह स्थिति और परिस्थिति, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस वाले, देखिए मेरा तो यह मानना है कि पुलिस वाले मुख्य दर्शक बने होंगे, या फिर पुलिस वालों से जो जुगाड़ होता है, क्योंकि मैं इस सिस्टम को समझता हूं कि हमें इतने घंटे तांडव उधर करना है, आपको उधर ड्यूटी नहीं जानी है, आपको सूचना आती रहेगी, आप बता दीजिएगा कि हम छापेमारी में इतनी दूर है कि वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, या फिर आप इतनी दूरी में रहिएगा कि दूसरा कोई उधर प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये बाजाबता सुपारी ली जाती है पुलिस वालों के द्वारा। हाँ, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, तो ये बात खुले इसमें कि परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही है पुलिस की, प्रशासन की, सबकी भागीदारी से हुआ है। क्योंकि जमीन, अगर एक बड़ा टुकड़ा है जमीन का, जैसी खबर हमने पढ़ी कि एक बड़े भूखंड को लेकर के बहुत दिनों से तनातनी चल रही है, छुड़ाने के लिए, कब्जा करने के लिए, तो ये बड़ा मामला हो सकता है, इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। इस बात की जांच करनी चाहिए। नीतीश कुमार को, उनके प्रशासन को, ये उनके इकबाल के लिए बड़ा सवाल है, और उनके कोर वोट बैंक का, जिसके दम पर उनकी राजनीति इतने दिनों से फल फूल रही है। देखिए, 20% दलित आबादी में 5% पासवान या दलित आएगा, 15% महादलित ही हैं, जो नीतीश कुमार के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ रहे हैं, जो अपनी सुरक्षा नीतीश कुमार में देखते हैं। तो ये उनके प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस मामले को सुलझाएं
जो आरोपियों को पकड़ के सजा दिलाएं और एक्सग्रेसिया दें, जो उजाड़े गए हैं उन लोगों को बसाएं, उनको इस समय क्या मदद हो सकती है ये सारी करें। ये प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है, ये एक जी तो बिल्कुल। होना चाहिए है। और जो दूसरी बात, एक और इसमें जो बात अभी हम लोगों ने एक पहलू आपने उसमें पहले कहा, ओपनिंग रिमार्क पर। राजनीति की जो बात है उसकी बात पहले हम लोग कर लें जी कि राजनीति जो है, जो इस पर शुरू हुई, तो ये अभी शुरुआती समय जितनी हृदय विदारक घटना थी, ये कोई राजनीति करने का टाइम नहीं था। हालांकि नेता को आप मना नहीं कर सकते, उसको हर इशू पर राजनीति करनी होती है, लेकिन थोड़ा ठहर जाते, पहले मदद पहुंचाते। लोग जितने लोग लड़ने उतरे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे पर आरोप लगाने उतरे हैं, वो सब लोग अगर मदद के लिए जाते तो उन महादलित परिवारों को बड़ी राहत होती जिनको उजाड़ा गया है। अभी सबसे पहले उनकी उनकी उन, उन, उनकी जो सुविधा अभी है, उनको जो मदद हो सकती है उसके बारे में सोचना चाहिए था। वो तो खैर किसी ने नहीं सोचा, और राजनीति ऐसी शुरू हो गई कि आरोप प्रत्यारोप हो गए। जीतन राम मांझी ने कहा कि इसके पीछे यादवों का हाथ है। पहले सिंपल जो आया, जी आपने कहा, हम लोगों ने भी यही समझा कि दबंगों का मतलब जो बिहार की एक परिभाषा है, जो आमतौर पर बोलचाल की भी भाषा है, और ये इतना इसको बोलते हैं बाइनरी में किसी चीज को देखना, तो ऐसी बाइनरी गढ़ दी गई है बिहार में। और वो जो ये पूरी वहां की राजनीतिक बिरादरी है, जो पार्टियां हैं, उसमें जेडीयू भी, ऐसा नहीं जेडीयू नहीं है, वो बिल्कुल। तमाम पार्टियों ने ये बाइनरी गढ़ा है कि दबंग मतलब फॉरवर्ड हो गए। फिर चाहे जिसने भी अपराध किया हो, जिसने भी अत्याचार किया हो, उस बाइनरी में चीजों को देखा जाता है। और ये आज की स्थिति नहीं है। अभी तक दिल्ली में किसी से पूछिए, हर आदमी बेलछी नरसंहार का जिक्र करता है ज्ञानेश्वर जी, उससे पूछिए कि बेलछी जी नरसंहार में किसने किसको मारा था। तो बिल्कुल। दबंगों ने मारा था, तो दबंगों का मतलब उनका होता है कि सवर्णों ने मारा था दलितों को। जब उस समय भी सवर्ण नहीं थे, उसमें बेलछी कांड में भी सवर्ण नहीं थे, वो कुर्मी जाति के लोग थे बिल्कुल। जिनकी लड़ाई थी दलितों के साथ, और वो हत्याएं हुई थी उसमें। तो उसी बाइनरी में आज तक लोग देख रहे हैं। 1977 की घटना है, आज भी लोग अभी उसी तरह से देखते हैं। वही हाल यहाँ का लगा, पहली नजर में वही लगा, लेकिन फिर तुरंत, चूंकि आजकल मीडिया का जमाना ऐसा हो गया है कि आप थोड़ी देर में सच्चाई आ जाती है, सारी बातें सामने आ जाती है, तो वो सच्चाई खुल गई और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। जीतन राम मांझी का अपना झगड़ा अभी हम लोगों ने देखा, आरक्षण के वर्गीकरण के मामले में वो टकराए चिराग पासवान के साथ। तो पासवान वर्सेस मांझी उस समय भी हुआ कि पासवान जो है वो वर्गीकरण के फैसले के विरोध में भारत बंद करा रहे थे, और जीतन राम मांझी भारत बंद खुलवा रहे थे, वो उसके विरोध में थे। तो ये उस समय की लड़ाई थी। लेकिन अचानक इन्होंने जो है, जीतन राम मांझी ने यादवों पर बयान दे दिया, और तेजस्वी यादव इस पर इतने आहत हो गए कि उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे जो हैं वो आरएसएस की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो अब इसमें आरएसएस कहां से आ गया, आरएसएस की स्क्रिप्ट कहां से आ गई, और ये सब चीजें जो है अननेसेसरी, इन सब चीजों को अभी इस राजनीति में लाने का, इस घटनाक्रम में लाने का समय नहीं था। ज्ञानेश्वर, अरे ना देखिए अजीत जी, देखिए एक और भी देखिए ना, यदि एनडीए में जीतन राम मांझी नहीं होते तो अभी सबसे पहले आंसू पोंछने पहुंच गए होते हाँ, और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर होते। यदि नंदू पासवान व अन्य पासवानों का नाम न आया होता तो चिराग पासवान भी पहुंच जाते। चिराग पासवान कह रहे हैं न्यायिक जांच आयोग बना दीजिए। न्यायिक आयोग बनने का मतलब क्या होता है और बिहार में इसके हश्र क्या होते रहे, ये हमने और आपने देखा है कि किसी भी मामले में न्यायिक जांच कराने का मतलब है इसे सल्टिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना हमेशा के लिए, दशकों जी, के लिए, हमेशा के लिए। दशकों तक फिर उसमें कुछ नहीं होता है। जबकि अभी जरूरत जो थी, अभी वही हमने कहा कि अभी राजनीति कर लेते थोड़े दिन के बाद, चूंकि राजनीति तो होती है, आप मना नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को इस पर राजनीति करने की, जो राजनीति कर रहा है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया राजनीति वाली नहीं होनी चाहिए थी। ये पहली ही प्रतिक्रिया राजनीति वाली हुई। दलितों के घर उजाड़े गए, उनके घरों में आग लगा दिए गए। ये सबसे क्रूएल फॉर्म होता है किसी को प्रताड़ित करने का, कि उसकी जैसी भी झोपड़ी है, उसका जैसा भी घर है, उसको आग लगा दीजिए, उसको जला दीजिए। ये तो हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है जला करके। तो ये सबसे क्रूएल फॉर्म होता है प्रताड़ना का, अत्याचार का, जो किया गया है वहां महादलितों के साथ। तो उसको महादलितों के प्रति सहानुभूति दिखानी है, हमदर्दी दिखानी है, उनकी मदद करनी है। जो आरोपी हैं उनको पकड़ना है। इसके बजाय बिहार में क्या शुरू हो गया, तो न्यायिक जांच आयोग बना दो, तो यादवों ने करा दिया, तो अमुक आरएसएस की स्क्रिप्ट पढ़ता है, जो लिख के दे दिया जाता है उसको पढ़ देता है। अरे इस बात, ये सब कर लीजिएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, अभी मदद करिए। ये नहीं किया लोगों ने। और अब आप तय मानिए कि आगे इस तरह का, इसकी कंटिन्यूटी ऐसी होनी है, ये दलित महादलित का विभाजन और बढ़ेगा समाज में। चूंकि ये आरक्षण के वर्गीकरण वाला मामला भी खत्म नहीं होने जा रहा है,
और न ये जो घटना हुई है इस तरह की घटनाएं रुकने जा रही हैं। इस घटना की आग पूरे बिहार में फैलेगी और ग्राउंड लेवल पर जो डिवीजन होगा सोसाइटी का, दलित और महादलित का, वो बहुत हैरान करने वाला होगा, बहुत चिंताजनक है। उसको कैसे वो खाई ज्यादा चौड़ी न हो, उस खाई को कैसे भरेंगे, ये तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है। इसमें नीतीश कुमार को भी और लालू यादव को भी, जीतन राम मांझी को भी, सबको पहल करनी चाहिए कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस पर अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल न करें, क्योंकि ये सिर्फ मांझी टोला नवादा की घटना नहीं है। ये हर जगह, ये आग भले वहां लगी है लेकिन दरार हर जगह दिखाई देगी। हर बस्ती में जहां दलित महादलित होंगे वहां इसकी दरार दिखाई देगी। अगर आप सोशल फैब्रिक भी देखिए ना जी, सोशल फैब्रिक भी देखिए, यदि हम पिछले 30 सालों में सामाजिक बुनावट को देखते हैं, तो जब सांप्रदायिक दंगे होते थे, कॉम्युनल राइट्स होते थे, हिंदू मुसलमान होते थे, तो देखिए मुसलमानों के खिलाफ सबसे तगड़े रूप में यादव और पासवान मिलकर साथ लड़ते थे। बात है। और आज यादव और मुसलमान एक साथ हो गए, पासवान उधर चले गए, अब पासवान और मांझी लड़ रहे हैं। और देखिए नवादा के इसी अपराध बिंदु पर लैंड सर्वे मामले में सरकार को यह स्पष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत है कि जिस जमीन में भी किसी प्रकार का विवाद है, टाइटल सूट है या मालिकाना हक को लेकर विवाद है, तो उसके सर्वे में क्या किया जाएगा। नहीं तो मालूम होगा कि सर्वे वाले पहुंचेंगे, इसी को लेकर घमासान हो जाएगा, जमीन हमारी और खून खराबा का दौर बढ़ जाएगा। तो यहां सरकार को सचेत होने की जरूरत है कि नवादा में शुरुआत हो गई है और हमने देखा है, आपने देखा है कि बिहार में ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक बात है। तो वही इसलिए हमने कहा कि हर दलित बस्ती में अब ये डिवीजन पहुंच गया। सोसाइटी का डिवीजन, जो आपने सोशल फैब्रिक की बात की, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, ये अच्छी बात है कि लालू यादव के रिजीम की, लालू यादव के इतने वर्षों के राज की जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि यादव मोस्ट सेकुलर कास्ट वहां बिहार में हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, मोस्ट सेकुलर कास्ट। तो और उसकी वजह से जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे समय में दंगे नहीं हुए, तो दंगे नहीं होने का एक बड़ा कारण यह है कि जो एक बहुत ही मजबूत मिलिटेंट कास्ट है वो सेकुलर प्रैक्टिस कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है सोसाइटी के लिए। तो अपने आप इस तरह के दंगे रुक जाएंगे, अगर रुके ही हुए हैं बिहार में। तो उस फैब्रिक, जो वो सोशल फैब्रिक अपने आप में बनता है, बिगड़ता है किसी भी सोसाइटी में, और बनाने बिगाड़ने वाले राजनीतिक तत्व होते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए एक समय जो डिवीजन किया गया, नीतीश कुमार ने ही डिवीजन किया, पिछड़ा अति पिछड़ा हुआ, दलित महादलित हुआ, तो उसको अब राजनीतिक स्तर पर ही रहने देना है। मतलब वोट के समय आपका जरूर इस्तेमाल करें, सामाजिक स्तर पर उससे विद्वेष न पैदा हो समाज में। और ये उसका एक मिसाल थी जिसके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि वो जमीन सर्वे वाले जाएंगे और मालिकाना हक, विवादित जमीन का मामला, ये इस बात को बहुत संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता से बिहार सरकार को देखने की जरूरत है। इसमें कुछ न कुछ नियम बनाने होंगे, आपको एक रूल तय करना होगा। एक इस समय बहुत जरूरी है ऐसा करना, क्योंकि ये तो मान लीजिए एक जमीन है बिहार सरकार की जिस पर महादलित बसे थे, कहीं जमीन होगी सरकार की जिस पर पिछड़े होंगे, अति पिछड़े होंगे, कहीं फॉरवर्ड्स होंगे जिन लोगों ने जमीन पर जो लोग बसे होंगे, क्योंकि बिहार में भूमिहीन फॉरवर्ड्स की भी कमी नहीं है। देखिए, जाति सर्वे के आंकड़े आए, उसमें तो पता ही चल गया कि भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, उनके यहाँ भी अधिकतर लोग गरीब ही हैं और 6,000 से कम आमदनी वाले ही हैं। भाई 94 लाख जो परिवार है वो खाली थोड़े पिछड़े, अति पिछड़े और दलित महादलित है। तो ये जो 5 करोड़ की आबादी मान लीजिए 6,000 से कम वाली है, उसमें सारा हर जाति के लोग हैं, तो वो लोग बसे हैं। तो क्या ऐसा होगा कि जो सरकारी जमीन पर या गैर मजरूआ जिस जमीन को कहते हैं उस पर पिछड़े, अति पिछड़े या दलित महादलित बसे हैं, तो उसको नहीं उजाड़ा जाएगा, और अगर वो जमीन किसी फॉरवर्ड के कब्जे में है तो उसे छुड़ा लिया जाएगा। ऐसा दोहरा काम तो नहीं हो सकता है। आपको एक नियम तय करना होगा कि या तो सबसे खाली कराएंगे या खाली नहीं कराएंगे, उसको हम किसी आगे के चरण के लिए छोड़ेंगे। तो वो क्या नियम है? क्योंकि बिहार में ऐसी बहुत जमीन है जिसको हम लोग के यहाँ एक तो गैर मजरूआ होता है, एक चंवर चांचर जिसको बोलते हैं, जहाँ पानी है, दलदली जमीन है, उन जमीनों पर भी लोग कब्जा कर चुके हैं। तो उन जमीनों का भी सर्वे हो ही रहा होगा, तो उसको कैसे निपटाएंगे? एक तो नियम बनाए बिहार सरकार, इसमें तुरंत कोई रूलिंग देनी चाहिए है कि इसमें ऐसे इस तरह से डील किया जाएगा ऐसी स्थिति को, इस घटना के बाद। और दूसरा, अगर सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है कि नीतीश कुमार के समय में कितने महादलित परिवारों को सरकारी जमीन देकर के बसाया गया है, तो तत्काल उन जमीनों की लिस्ट निकालनी चाहिए है और
तत्काल उसको ब्लॉक में सीओ और बीडीओ के पास, कलेक्टर के पास भेजना चाहिए है और उनकी रक्षा के उपाय करने चाहिए, क्योंकि जो सबसे बिल्कुल। सुरक्षित समाज है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। देखिए, समाज में हम्म। कहीं फॉरवर्ड भी जमीन कब्जा करके बैठे होंगे, कहीं पिछड़े भी होंगे, तो उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति भले थोड़ी कमजोर हो, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन इन परिवारों को जो उजड़े हैं नवादा में, इनके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। तो ऐसे कितने परिवार कहाँ बसाए गए हैं, उनकी जमीनों का क्या मामला है, उन जमीनों पर भी सबकी नजर रहती है, जो लैंड शार्क जिनको जी। बोलते हैं। तो तत्काल प्रशासन को एक्टिवेट कर देना चाहिए है कि वैसी जमीनों के मामले में भी कोई सुनवाई नहीं हो, कोई सर्वे की टीम कोई जोर जबरदस्ती न करे और कब्जा करके कोई खाली कराने, आग लगाने की घटना ऐसी नहीं हो। एक तो ये तत्काल इस बात को प्रशासन के साथ करना चाहिए। दूसरा, जी। जो उजड़े हैं तो पहले हमने कह दिया कि उनको बसाने का काम करना चाहिए है। तीसरा, हम्म। एक इस मामले में जैसे अब एक उस बिंदु पर आइए जो तेजस्वी यादव ने कहा है। एक तो उन्होंने जो अटैक किया जीतन राम मांझी को, वो अननेसेसरी था कि आरएसएस की स्क्रिप्ट देख के, उसका कोई मतलब नहीं था। हम्म। वो जीतन राम मांझी की अपनी पॉलिटिक्स है। जीतन राम मांझी ने अपनी पॉलिटिक्स में कहा, जो आपने कहा कि अगर इस बिल्कुल समय बिल्कुल। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते और जीतन राम मांझी एनडीए में होते, तब तक जाके बैठे रहते वहां। तो अब बिल्कुल। बोल भी नहीं रहे, चूंकि बोलना भी है, तो इस मामले में भी तेजस्वी पर बोलना है, नीतीश कुमार की सरकार को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी गठबंधन में खुद आप केंद्र में मंत्री है। तो ये जो अपना जिसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, इसको कहेंगे। अगर आप इसमें सरकार का इकबाल कमजोर दिख रहा है या पुलिस प्रशासन की कमजोरी दिख रही है, तो जीतन राम मांझी को खुल के बोलना चाहिए कि नीतीश कुमार सरकार जी। जवाब इस मामले पर, जवाब किससे मांगेंगे? इसमें आप नेता प्रतिपक्ष से जवाब थोड़े मांग सकते हैं, इसमें तो सरकार से ही जवाब मांगेंगे। तो आप नेता प्रतिपक्ष को अटैक जी। कर रहे हैं। तो ये तो वो उनको नहीं करना चाहिए, और तेजस्वी यादव को भी उसमें नहीं जाना चाहिए है कि वो आरएसएस के लेकिन अजीत जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार पे एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वही बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसी आरोप पर हमारे, जो आपने कहा था कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। अपना, हालांकि तेजस्वी यादव अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं जी। इसी बहाने वो सेटल कर रहे हैं। वो उनको भी पता है कि अगर तस्वीर में नीतीश कुमार रहेंगे तो फिर उस तस्वीर में किसी की जगह नहीं बनेगी। तो बिहार की जो तस्वीर है, अगर उसमें नीतीश कुमार मौजूद है, और फिर वहां वो किसी की जगह नहीं बनने देंगे। तो इसलिए उनको तस्वीर से हटाओ। तेजस्वी यादव की एक सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि किसी तरह से तस्वीर में उनको किनारे करो, ये मैसेज हो कि अब वो नहीं चला रहे हैं शासन। तो ये उसके लिए उनको एक मौका मिल गया ये कहने का। ये उन्होंने कह दी, ठीक बात है। लेकिन अगर अब नीतीश कुमार को ये प्रूव करना है, और उनके प्रशासन को, उनके आसपास के जितने सलाहकार हैं उनके, और जितने लोग उनके नौरतन हैं जो उनके साथ उठते बैठते हैं, शाम की भुजा पार्टी में भी रहते हैं, उन सब की भी जिम्मेदारी है कि इस अवसर पर, इस मौके पर तेजस्वी यादव का भी वो जवाब हो जाएगा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए है नीतीश कुमार को। सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से होनी चाहिए है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। आप ये हाल के दिनों में, आधुनिक समय में उसको कहें, या अगर 21वीं सदी में भी इस तरह की घटना हो रही है, तो आप सोचें इससे कितनी बदनामी हो रही है, कितनी बिहार की बदनामी हो रही है। सारा किया धरा नीतीश कुमार की सारी पुण्यता पर पानी फिर गया इस घटना से। अब उनको बचाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मायावती को मौका मिल गया, मायावती ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है बैठी हुई है चुपचाप, सरकार का इकबाल नहीं है, सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। ये मायावती ने बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी राज्य सरकार को अटैक किया। और सोशल मीडिया में आम चर्चा में ये बात आ गई है कि भाई नीतीश कुमार चूक गए, नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है। वो उस सबसे कमजोर वल्नरेबल तबके की भी मदद रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके दम पर वो वोट, जिसके वोट से जीतते हैं। मायावती के जमाने में किसी दलित के ऊपर एक अत्याचार की हिम्मत नहीं हो सकती थी किसी को, जो मायावती का वोटर था, जिसके लिए वो बनी थी। जो भी दलित के साथ साथ ये भी कमजोर तबका था, कोई उसको अटैक नहीं कर सकता था, महिलाएं हो या कमजोर तबका हो। जो पूंजी थी मायावती की, राजनीतिक पूंजी थी। तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पूंजी है, ये तो उसी पर अटैक हुआ है, और आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए और अटैक करने वालों को सजा न दिला पाए, ये तो अपने आप में आपका इकबाल और पुण्यता खत्म करेगा। तो और ऊपर से तेजस्वी यादव के आरोप है। तो नीतीश कुमार को पहल करके एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सारी पार्टियों के नेताओं को, छोटे बड़े सारे नेताओं को बुलाना चाहिए, उनके साथ बुला करके और दो चीजों पर बात करनी चाहिए। एक, जो सामाजिक सोशल फैब्रिक जो आपने कहा वो बिगड़ रहा है, उस पर बात करनी चाहिए है। और दूसरे, भूमि सर्वे को लेकर के सबकी राय लेनी चाहिए कि जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसमें जो कमियां सामने आ रही हैं, पहले 15-17 दिन का जो सर्वे अभी हुआ उसमें क्या कमी सामने आई, उन कमियों पर विचार करना चाहिए, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना और जगह न दोहराया जाए, ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके लिए जरूरी है कि अभी जो लूप होल्स दिख रहे हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उसको अभी आप दूर कर लीजिए।
और जो एक रूलिंग के लिए हमने कहा कि एक रूलिंग गैर मजरूआ जमीनों के लिए, सरकार की जमीनों के लिए, विवादित जमीनों के लिए एक रूलिंग जारी होनी चाहिए है कि इस मामले को कैसे डील करना चाहिए। पुलिस को मतलब भगवान के लिए नीतीश कुमार को अभी थोड़े दिन तक अपना, अब जब उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया कि शराब की भी बंदी है और एक नया फ्रंट भूमि का खोला है, तो अभी शराबबंदी पर से कुछ पुलिस हटा करके इस जमीन सर्वे वाले मामले में पुलिस की तैनाती करनी चाहिए है और उसकी निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए। एक निगरानी ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चले कि पुलिस भी जमीन के दलालों के साथ मिल करके कब्जा नहीं करा रही और खाली न करा रही। और सर्वदलीय बैठक में मुझे तो ये भी लगता है जी जी, मुझे तो ये भी लगता है कि देखिए नवादा के मामले में सरकार को एक नजीर भी स्पष्ट करनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इसके साथ ही सरकार को बड़ी मजबूती के साथ, जिस विवादित जमीन को लेकर इतना बड़ा फसाद हो गया, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। सरकार है, सरकार ने बताया था, या फिर इस जमीन का मालिक कोई और है, और ये जो नंदू पासवान हो या जो कोई दूसरे हो जो जमीन ग्रैबर्स है वो ये थे। तो सरकार का स्टैंड भी केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, ताकि लोगों को मालूम हो कि यदि जमीन का विवाद हो रहा है तो सरकार मजबूती से यह भी बता रही है कि जमीन का मालिक कौन था। वो तो बहुत जरूरी है। ये जो हमने कहा ना बसाने का, आप जो उजड़े हैं उनको आप दूसरी जगह थोड़ी बसाने ले जाइएगा, उनको आप वहां बसाइए और वो जमीन क्लियर करके, जमीन का टाइटल क्लियर करके बसाइए और फिर वहीं से एक नजीर बना दीजिए कि तमाम पूरे राज्य में इस तरह की जो जमीन है उनका डिस्पोजल किस तरह से होगा, जमीन सर्वे में उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, जो ब्लॉक और कर्मचारी हैं, जो सीओ बीडीओ हैं, वो किस तरह से ऐसे मामलों को हैंडल करेंगे। और ये तो एक पहलू हुआ, एक लूपहोल है जो जाहिर हो रहा है। ऐसे कई लूपहोल्स पता चल रहे हैं धीरे धीरे, और सरकार उसमें रोज नियम बदल रही है। हमको तो कई बार जब हम रोज बयान सुनते हैं जो भूमि राजस्व मंत्री हैं या किसी मंत्री और अधिकारी नेता लोगों का, तो हमको बड़ी सिमिलरिटी दिखती है नोटबंदी से, ज्ञानेश्वर जी। इसी तरह से नोटबंदी अचानक लागू हुआ था और हर दिन 1 या 2 नए गाइडलाइंस आते थे। रिजर्व बैंक हर दिन 2 नियम बनाता था कि नहीं अब ऐसे होगा, फिर ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। वो 76-77 गाइडलाइंस उसके बाद जारी हुए थे रिजर्व बैंक की तरफ। तो तब ये सवाल उठा था कि आपने ये सब पहले ही सोच करके क्यों नहीं किया था, जो आप इतने लोगों की परेशानी का कारण आपने पैदा किया है। तो अभी जो जारी हो रहे हैं, रोज नए बयान आ रहे हैं, रोज नई चीजें कही जा रही हैं, उनको एक साथ बैठ करके, और उसमें निश्चित रूप से अपोजिशन की पार्टी को लेना चाहिए। बिना आम सहमति के ये काम ऐसा नहीं है जो बिना आम सहमति के आप पूरा कर सके। सोशल फैब्रिक बिगड़ रहा है, उसको भी आपको अगर ठीक करना है तो आम सहमति की जरूरत है। समाज में इस तरह से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित अगड़ा, पिछड़ा अगड़ा नहीं हो, इसके लिए भी आपको सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत है, सबकी सहमति बनाने की जरूरत है। भूमि सर्वे में जो गड़बड़ियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए भी आपको सबकी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्ट मीटर का विवाद है, शराब का विवाद है, 10 तो ऐसे फ्रंट खोल रखे हैं इस सरकार ने जिसकी वजह से समाज में अनरेस्ट है, किसी न किसी तरह की अराजकता, अव्यवस्था दिख रही है। तो इसको दूर करने के लिए एक बैठ करके ठोस योजना बना करके काम करना चाहिए। ये एक तरह की चेतावनी है। नवादा की घटना, माझी टोले की घटना एक चेतावनी है, बिल्कुल। और उस चेतावनी को नहीं अगर समझेगी, आई गई हो जाने देगी बिहार सरकार, तो ऐसी और घटनाएं होंगी, उनको फिर रोका नहीं जा सकेगा। चलिए, तो देखिए नवादा जो है चेतावनी है, और सरकार ने अभी नहीं रोका तो पता नहीं और कितने नवादा होंगे। इसलिए सरकार को अभी एक्शन लेने की जरूरत है। क्या एक्शन लेगी, क्या आगे सरकार का नजरिया होता है, यह भी हम बताएंगे, और उन पीड़ितों को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।